Hey everyone, welcome to our channel Bank Phenomics and I hope you have subscribed to the channel. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि आने वाले सेशंस और जो भी सेशन चल रहे हैं ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक एग्जाम्स या तो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बेसिकली गाइज आपका अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, जो भी एग्जाम्स रहेंगे आपके लाइंड अप, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये सारे सोर्सेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं एंड लगभग 90-95% जो है क्वेश्चंस आपको इन सोर्सेस से ही देखने मिलते हैं। तो ये सारे सोर्सेस आपके लिए कवर किए गए हैं काफी सारे डिटेल्ड करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ एंड हर एक चीज को यहाँ पे इन डेप्थ में कवर किया जा रहा है। तो चलिए गाइस सीधा सा आते हैं अपने न्यूज के ऊपर। तो आज का पहला न्यूज है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा 1 जून को एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिलीज की गई थी। अब बेसिकली यहाँ पे 2022 में टोटली 616 यूनिवर्सिटीज थ्रू आउट 31 कंट्रीज एंड टेरिटरीज अक्रॉस एशिया सर्वे किया गया एंड इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन ने रिलीज की है। इसमें यह पाया गया है कि इंडिया जो है थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री रहा है 2022 में, जिसके टोटली 71 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट का पार्ट बन चुके हैं। मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में इंडिया के कितने यूनिवर्सिटीज हैं एंड किस पोजीशन पे इंडिया रहा है। लीस्ट में नहीं गाइस, मोस्ट रिप्रेजेंटेड। मोस्ट रिप्रेजेंटेड मतलब बार बार जिस देश का नाम आया है, ठीक है। सो थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड है इंडिया एंड 71 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में है, जबकि पिछले साल जो है 62 ही थे। अगर टॉप 50 की बात की जाए तो टॉप 50 में 42 रैंक के साथ है IISc बेंगलोर, ठीक है। एंड अगर टॉप 100 की बात की जाए तो 3 है यहाँ पर 65 के साथ है JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, 68 के साथ है IIT रोपर एंड 87 रैंक के साथ है IIT इंदौर, ठीक है। सो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं टॉप 50 में कौन सा इंस्टीट्यूट है, या तो टॉप 100 में कोई और इंस्टीट्यूट का नाम डाल देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो ये तीनों जो है टॉप 100 में। इसके अलावा अगर हम मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन की बात करें तो वो है जापान। जापान के 118 इंस्टीट्यूशंस इस साल रहे हैं इस लिस्ट में, जबकि पिछले साल 116 ही थे। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे चाइना ही रहा है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक के साथ, पेकिंग यूनिवर्सिटी सेकंड रैंक के साथ। थर्ड पे है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। सो टॉप 1, 2 एंड 3, top 2 China, third place Singapore, most represented Japan and third most represented nation was India, ठीक है। इंडिया की टॉप 50 में IISc बेंगलोर। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फेसलेस रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस सर्विस स्टार्ट की है। अब बेसिकली होता क्या है गाइस, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस में अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, उस पर एड्रेस चेंज करवाना है, रिन्यू करवाना है, ये सारी जो फैसिलिटीज है ये फिजिकली होते थे। मतलब आपको RTO में, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस में फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत होती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र ने क्या किया है, ऐसे टोटल 6 सर्विसेज, ओके, ये 6 सर्विसेज को फेसलेस कर दिया है। मतलब अभी आपको फिजिकल रहने की, प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। सो ये ऑनलाइन हो रहे हैं। तो 6 सर्विसेज, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना, इस पे एड्रेस चेंज करवाना, या तो जो RC बुक है उस पे एड्रेस चेंज करवाना, डुप्लीकेट RC बुक इश्यू करवाना, या तो NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऐसे 6 सर्विसेज को फेसलेस कर दिया है। लेकिन अभी तक भी 2 सर्विसेज ऐसे है जिसमें फिजिकल प्रेजेंट रहने की जरूरत है। वो है ओनली दोस नीडिंग अ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। जिसको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या तो वेरिफिकेशन करना है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ये 2 सर्विसेज अभी भी फिजिकल है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 6 सर्विसेज आपसे ऑप्शंस में बन सकते हैं। इनमें से कोई नया सर्विस डाल दे तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि इनमें से कौन सा सर्विस जो है फेसलेस नहीं है, ओके। तो आजकल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम बनते हैं कि ये किस स्टेट का इनिशिएटिव है। हाँ, बनते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस काफी डिटेल में पूछे जा रहे हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकते हैं डिटेल वाले।
Next news is about defense. INS Nishank and INS Akshay decommissioned after 32 years of service. अब क्या हुआ है, 32 साल की सर्विस के बाद 2 शिप्स को डीकमीशन कर दिया गया है, जिनका नाम है आईएनएस अक्षय एंड आईएनएस निशंक। अब ये दोनों शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था ऑपरेशन तलवार एंड ऑपरेशन पराक्रम में। अब मुंबई नेवल डॉकयार्ड में एक ट्रेडिशनल सेरेमनी या एक इवेंट कंडक्ट किया गया, जिसके दौरान इनको डीकमीशन कर दिया। अब बेसिकली गाइस, अगर हम बात करें इंडियन नेवल ट्रेडिशन की, तो ऐसा इंडियन नेवल ट्रेडिशन का ये मानना है कि अ शिप नेवर डाइज, एक शिप का कभी अंत नहीं होता। जब भी कोई शिप पुरानी हो जाती है और उसको डीकमीशन करना पड़ता है, तो बस उसके जगह पे सेम नाम से दूसरी शिप को कमीशन कर दिया जाता है। ओके, तो यही चीज को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। सो आईएनएस निशंक जो है ये कमीशन हुई थी 1989 में, आईएनएस अक्षय हुई थी 1990 में, और इनकी सर्विस याद रखेंगे 32 साल की हुई थी। इसके अलावा पिछले ही इसकी बात की जाए हफ्ते की, ओके, इन द लास्ट वीक ऑफ मे, तो आईएनएस गोमती 34 इयर्स की सर्विस के बाद ये भी डिकमीशन कर दिया गया था। नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम टू ऐड अम्बर अलर्ट फीचर टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। न्यूज काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है एम्बर अलर्ट। अब इस फीचर के तहत जो भी बच्चा एरिया से मिसिंग है, जो खोया है, उसे ढूंढने के लिए उसके पिक्चर्स अपलोड करके यहाँ पे जो है सोसाइटी में, एरिया में अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा, ताकि उस बच्चे को ढूंढने में आसानी हो सके। तो ये जो फीचर है ये फेसबुक ऑलरेडी इसे इम्प्लीमेंट करता था, लेकिन अभी जो है स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम ने भी अम्बर अलर्ट फीचर को इंट्रोड्यूस किया है। तो हमें याद रखना है गाइस, इस फीचर के लिए पार्टनरशिप NCMEC, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, एंड मेटा विच इज फेसबुक, इनकी पार्टनरशिप हुई है, जिसकी वजह से अम्बर अलर्ट फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट, ISRO chairman inaugurates a new spacecraft manufacturing facility. हाल फिलहाल इसरो के जो चेयरमैन है डॉक्टर S सोमनाथ, इन्होंने एक फैसिलिटी इनॉग्रेट की है, स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। सो अनंत टेक्नोलॉजीज का स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है कर्नाटका के इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड एरोस्पेस पार्क में। तो यहाँ से वेन्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ओके। एंड ये किसका स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? अनंत टेक्नोलॉजीज का है। इसको किसने इनॉग्रेट किया है? इसरो ने किया है, ठीक है। अब बेसिकली अनंत टेक्नोलॉजीज जो है एस्टैब्लिश हुई थी साल 1992 में, 1992 में, जिसने अभी तक के 89 सैटेलाइट्स एंड 69 व्हीकल्स को built किया है, which is launched by ISRO, and basically this is one among them, Anand Technology Space Manufacturing Unit. Where was it inaugurated? Karnataka. Okay, so this is an important fact. एक और चीज यहाँ से जुड़ी हुई है, इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ। अब बेसिकली इनके पहले जो चेयरमैन थे वो थे K सिवन, ओके, K सिवन, जिनका टेन्योर 14 जनवरी 2022 में समाप्त हुआ था। उनकी जगह पे S सोमनाथ चेयरमैन, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन स्पेस कमीशन बन चुके हैं, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट, कंट्री का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में आया है। इसे कमीशन किया है उत्तराखंड के देवासकल में, ठीक है। सो एग्जैक्ट वेन्यू याद रखेंगे गाइस। कई बार होता है हम स्टेट याद रखते हैं, वी फॉरगेट द एग्जैक्ट प्लेस, राइट, एंड ऐसा हुआ है, राइट। स्पेशली आरबीआई जैसे एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट प्लेस भी आपसे पूछा जाता है, ओके। सो आए दिन जो है क्वेश्चंस डीप में बन रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल रिविजन्स मस्ट है, ओके। पहले 3-4 साल पहले से होता था कि अगर आप 3-4 मंथ के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाओ एंड सिर्फ MCQs भी आप करके जाते थे, तो यू वर एबल टू स्कोर 80%, मोर देन 80%। बट अभी का सिनारियो ऐसा है गाइस कि आपको जो है 6 मंथ्स कंप्लीट कवर करने हैं, लास्ट के 3-4 मंथ्स काफ़ी डिटेल में करने हैं, और डिटेल ऐसा करना है आपको कि न्यूज़ को समझना इज मोर इम्पॉर्टेंट, फैक्ट्स को ध्यान में रखना इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो चीज़ें मोर इम्पॉर्टेंट लगती है
उनसे क्वेश्चंस कम आते हैं। जो लेस इंपॉर्टेंट लगती है या जो डिटेल है आपका, उससे जुड़ा हुआ फैक्ट जो है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट है, उसका जो स्टैटिक है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इवन स्टैटिक भी जो है रैंडमली नहीं पूछते, करंट अफेयर से लिंक करके ही पूछते हैं। जो स्टेट्स, जो कंट्रीज राइट न्यूज़ में रही है, उनसे लेकर आपको स्टैटिक पूछते हैं। तो जब भी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं देन एंड देयर हम उसका स्टैटिक कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं न्यूज़ पे। कंट्री का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। लिक्विड का मतलब है ये बना हुआ है लिक्विड मर्क्यूरी से, ओके, लिक्विड मर्क्यूरी, ठीक है। और ये कहाँ पे कमीशन हुआ है? देवास्थल में हुआ है। इसको बनाया गया है इंडिया के, बेल्जियम के एंड कनाडा के एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। इसका जो डायमीटर है 4 मीटर डायमीटर रोटेटिंग मिरर है, मर्क्यूरी से, ये लिक्विड मर्क्यूरी से बना हुआ है। एंड ये लोकेट किया गया है 2450 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एन एल्टीट्यूड ऑफ 2450 मीटर्स। इसके मिरर का डायमीटर 4 है, ओके। एंड इसका जो वेन्यू है देवास्थल, उत्तराखंड। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट जीएसटी, ओके। सो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने 86,912 करोड़ का जीएसटी कंपेंसेशन ड्यूज क्लियर किया है। अब जीएसटी कंपेंसेशन ड्यूज क्या होता है? अब जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 में, तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के कारण स्टेट्स को जो भी लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ देयर रेवेन्यू लॉस को कंपेंसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कंपेंसेशन फंड है, ओके, कंपेंसेशन फंड है। एंड इसको लेवी करने का जो अधिकार है वो जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 के तहत दिया गया है। So in order to compensate the loss of revenue faced by the states, central government has announced the compensation dues of 86,912 crores, ठीक है। अब ये फैक्ट हो सकता है चेंज, अगर गवर्नमेंट फिर और आने वाले कुछ महीनों में कुछ और ड्यूज क्लियर कर देती है तो ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। तो हाल फिलहाल इतना ही है अभी तक का, तो याद रखेंगे, ठीक है। सो 86,912 का। नेक्स्ट, तमिलनाडु ने एमओयू किया आईपीपीबी के साथ फॉर पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। अब इसमें क्या है, पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डोर स्टेप उपलब्ध करवाने के लिए, डोर स्टेप सर्विस देने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये जो एमओयू है गाइस काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो पेंशनर्स हैं, ठीक है, पेंशनर्स अक्सर जो है पेंशनर्स एजड पर्सन्स हैं हु फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू विजिट द पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज, ठीक है। अगर जो एजेंसीज पेंशन दे रही हैं वहाँ पे आपको फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ता है टू प्रूव दैट यू आर लाइव, एंड आपको लाइफ सर्टिफिकेट दिया जाता है, राइट। तो अब क्या हुआ, कोविड के बाद से फिजिकल प्रेजेंट यहाँ होना डिफिकल्ट हो रहा था या तो अलाउड नहीं था लॉकडाउन के कारण, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक सर्विस स्टार्ट की थी, वीडियो कॉल, ओके, वीडियो कॉल सर्विस ऑफ सबमिटिंग देयर लाइफ सर्टिफिकेट, राइट। सो एसबीआई ने ये सर्विस स्टार्ट की थी। पेंशनर्स हु रिसीव देयर पेंशन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नीड टू सबमिट अ लाइफ सर्टिफिकेट, एंड दिस सर्टिफिकेट वाज बेसिकली availed through the video call facility, and the bank to do this was State Bank of India in November 2021. लेकिन अब इसी यही जो लाइफ सर्टिफिकेट है जो उपलब्ध होता है आपके जीवन प्रमाण पोर्टल पे, ओके। सो ये पोर्टल पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से लाइफ सर्टिफिकेट अवेल किया जाता है, एंड इसे घर घर तक के डोर स्टेप सर्विस के जरिए पेंशनर्स को उपलब्ध करवाने के लिए फैसिलिटी स्टार्ट की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसका जो कॉस्ट है ₹70 पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रखा गया है, और इसके लिए एमओयू किसके साथ हुआ है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ।
इसमें लगभग 7,15,761 स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स ओके ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, हर साल जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, ऐसे इतने सारे लोगों को जो है, पेंशनर्स को जो है इससे फायदा होगा। और फिजिकल अपीयरेंस जिसे हम मस्टरिंग कहते हैं, ठीक है, फिजिकल अपीयर करने की जरूरत नहीं है। सो आईपीबीबी का स्टैटिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 2018 में स्टैब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, विनीत पांडे चेयरमैन, श्री जे वेंकटरामू एमडीएन सीओ है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आईपीपीबी दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आरबीआई ने अपने सेकेंड शेड्यूल में लाया था 2019 में 27 मई को। अब बेसिकली आरबीआई जब कोई भी बैंक को अपने सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में कब डालती है, दो क्राइटेरियाज पे डालती है। अगर उस बैंक का पेड अप कैपिटल या कलेक्टेड फंड्स 5 लाख से ज्यादा हो जाए, राइट, पेड अप कैपिटल 5 लाख का है, या तो bank the function, the activities that the bank is performing should be in the interest of the public। बैंक जो भी एक्टिविटीज कर रही है वो जनता के हित में होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरियाज को अगर बैंक फॉलो करती है तो आरबीआई उसे अपने सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में लाती है, और उस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं। या तो वो बैंक आरबीआई के फैसिलिटीज को अवेल कर सकती है, आरबीआई से लोन दे सकती है, उन्हें क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप दी जाती है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ओके, और ऐसे बैंक को कहा जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, याद रखिए। अब उसी नेक्स्ट न्यूज है बैंक से रिलेटेड ही, पंजाब एंड सिंध बैंक अपॉइंट्स स्वरूप कुमार साहा एज द एमडी एंड सीईओ। सो स्वरूप कुमार साहा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं 3 जून 2022 को। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, द नेम इज स्वरूप कुमार साहा। इनके अपॉइंटमेंट के पहले ये जो थे साहा जो थे पीएनबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और इनको अभी एमडीएन सीईओ 3 सालों के लिए बनाया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक का, और ये रिप्लेस कर रहे हैं एस कृष्णन को। ठीक है, 31 मई को एस कृष्णन का टेन्योर समाप्त हुआ एंड अगले 3 साल के साथ साहा यहाँ पे अपॉइंट हुए। नेक्स्ट, उसी बैंक से रिलेटेड एक और न्यूज रही है पंजाब एंड सिंध बैंक, जिस पे आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है, मॉनेटरी पेनल्टी 27.5 लाख की। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस न्यूज, आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 27.5 लाख ऑन विच बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। या तो बैंक का नाम दे देंगे, अमाउंट पूछ लेंगे, तो 27.5 लाख का पेनल्टी यहाँ पे लगाया गया है। और इसका रीजन क्या है गाइस, इस बैंक ने एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ट लेंडिंग के नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं किया, फेल किया। अभी होता क्या है देखते हैं हम गाइस। पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे आप जानते हो इट इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक हिस्सेदारी 98% की है एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, अब एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट क्या है। अब बैंक्स जो है लोन देती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये कितना होना चाहिए। ओके, इसके लिए कुछ मैकेनिज्म फॉलो किया जाता था। पहले वो होता था इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ओके, तो कुछ फाइनेंशियल बेंचमार्क्स हैं, स्टैंडर्ड रेट्स है जिसके बेसिस पे बैंक लेंडिंग कर सकती है या तो अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकती है। तो पहले होता था इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट जिसमें आपका प्राइम लेंडिंग रेट होता था, बीपीएलआर होता था, बेस रेट आया, देन उसे रिप्लेस किया एमसीएलआर ने। सो ये सारे रेट्स है। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आरबीआई जो है इसे चेंज करता रहा, लेकिन अब हुआ क्या, इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को पूरा समाप्त करके खत्म करके आरबीआई ने साल 2019 में, अब ये गाइस इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते क्योंकि साल 2019 में ये फ्रेमवर्क लाया गया एक्सटर्नल बेंचमार्क का। ओके, सो यहाँ पे आप आरबीआई का सर्कुलर देख पा रहे हो, 2019 में 4 सितंबर को आरबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ट लेंडिंग को इंट्रोड्यूस किया।
अब इसमें क्या है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग एक रेफरेंस रेट है विच इज पब्लिश्ड बाय इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर लाइक FBIL, ओके, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेट्स रिलीज करता है और बैंकों को एक रेट फॉलो करना है। जैसे मान लो कि FBIL ने कोई रेट रिलीज किया तो बैंक उस रेट को अडॉप्ट कर सकते हैं। या तो पहला रेट रेपो रेट, RBI जो रेपो रेट बढ़ाता है या घटाता है। रेपो रेट वो एक रेट है जिसपे RBI जो है बैंकों को लोन देता है, ठीक है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंक्स को लोन जिस रेट पे देता है उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट, शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए। तो ये रेपो रेट RBI डिसाइड करता है। तो कोई बैंक, ओके, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उस रेट के साथ अपने रेट को लिंक कर सकती है। जितना रेपो रेट होगा उसके हिसाब से वो अपने रेट को चेंज कर सकती है। हर 3 महीने में चेंज करने का ये अधिकार जो है बैंकों को होता है, ठीक है। देन दूसरा होता है ट्रेजरी बिल के यील्ड के बेसिस पे। 91 डेज का ट्रेजरी बिल, 182 डेज का ट्रेजरी बिल होता है, जिसके बेसिस पे जो यील्ड है, ओके, ट्रेजरी बिल्स का रिटर्न जो है, यील्ड मतलब क्या है, रिटर्न, और ट्रेजरी बिल क्या है, ट्रेजरी बिल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए जो है RBI पब्लिक से पैसा ले सकती है, एक बॉन्ड की तरह है, एक सर्टिफिकेट इशू करके RBI जो है जनता से पैसा ले सकती है और उनको उसके बदले में कुछ अच्छा रिटर्न ऑफर कर सकती है। सो टी बिल्स का जो यील्ड है 91 और 182 डेज के लिए, उसके बेसिस पे भी रेट्स डिसाइड होते हैं। तो ये रेट भी जो है FBI पब्लिश करता है। तो ये रेट को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक रेट जो है बैंकों को अडॉप्ट करना होता है। तो जैसे आए दिन आप देख रहे हो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण RBI जो है रेपो रेट को बढ़ा रहा है एंड बैंक्स भी जो है अपने लेंडिंग रेट्स को बढ़ा रहे हैं। हमने देखा है लॉकडाउन में 6% पे 7% पे हमें लोन मिल रहे थे, लेकिन आज के डेट में लोन्स काफी महंगे हुए हैं। 8%, 9%, 10% तक के जो है लेंडिंग रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहे हैं? ये लेंडिंग रेट्स के चेंज होने के कारण, रेपो रेट के चेंज होने के कारण। तो ये जो रेट्स होते हैं, ये जो रेट का मैकेनिज्म है, ये है एक्सटर्नल बेंचमार्क। अब ये इंटरनल से एक्सटर्नल क्यों हुआ, ये वजह RBI ने इसमें दी है। अब इसमें RBI ने कहा है कि पहले था इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग का मैकेनिज्म, जिसको बैंक्स फॉलो ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। बैंक्स फेल टू कंप्लाई विद इंटरनल बेंचमार्क and that is why RBI came up with external benchmark based lending, ताकि वो और भी बेटर बैंकों को स्क्रूटिनाइज कर सके, उनको रेगुलेट कर सके, ठीक है, और अच्छे बेंचमार्क सेट कर सके ताकि बैंक्स उसे अडॉप्ट करके जो है पब्लिक तक के उसका बेनिफिट पास ऑन कर सके लेंडिंग रेट्स का। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए RBI ने एक्सटर्नल बेंचमार्क की शुरुआत की है, लेकिन फिर भी इसको भी पंजाब एंड सिंध बैंक ने फॉलो नहीं किया, ओके, नहीं किया, जिसके कारण 27.5 लाख का पेनल्टी पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया गया। तो ये पूरा क्या बेंचमार्क लेंडिंग रेट जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, ये आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये जो सारे रेट्स हैं, ओके, ये आपके इंटरनल रेट्स हैं एंड एक्सटर्नल रेट जिसको मैंने अभी आपको बताया है ये 2019 से लाया गया है। सो पंजाब एंड सिंध बैंक की हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। वीर सिंह फाउंडर है, तो 1908 में स्टैब्लिश हुआ था एंड हाल फिलहाल जो स्वरूप कुमार साहा है, हमने देखा इनकी अपॉइंटमेंट की गई। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर जनरल। अब नए डायरेक्टर जनरल बने हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के, जिनका नाम है जुल्फिकर हसन। ये सीनियर IPS ऑफिसर रहे हैं, ओके, एंड बेसिकली ही इज अपॉइंटेड फॉर अ टेन्योर अप टू हिज सुपरएनुएशन और 2024 तक इनका टेन्योर रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा टेन्योर से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, टेन्योर देखो जनरली बैंक की कोई अपॉइंटमेंट का पूछ सकते हैं, लेकिन जो जनरल अपॉइंटमेंट्स होती है नेशनल इंटरनेशनल, इनके टेन्योर्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कोई सिग्निफिकेंट चीज इनसे रिलेटेड हो तो, जैसे कि यहाँ पे जुल्फिकर हसन
1988 बैच से वेस्ट बंगाल कैडर से आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। आपसे पूछा जा सकता है राइट कि ये आईएएस ऑफिसर थे या आईपीएस थे, तो यहाँ या आईआरएस समथिंग लाइक दैट। सो आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम 1988 बैच, ठीक है। और ये बन चुके हैं अभी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के डीजी, डायरेक्टर जनरल। दूसरी अपॉइंटमेंट है, सेंटर हैज अपॉइंटेड एसएल थॉसन एज द डीजी ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल, ओके, जो हमारे कंट्री के बॉर्डर को नेपाल एंड भूटान से सेफगार्ड करता है, सशस्त्र सीमा बल, इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है एसएल थॉसन। ओके, सो बेसिकली इनको अपॉइंट किया गया है एंड इनका टेन्योर फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहाँ से आईपीएस ऑफिसर रहे हैं? मध्य प्रदेश कैडर से, ठीक है। पिछली बार हमने देखा वेस्ट बंगाल कैडर से जुल्फिकर हसन, डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, एसएल थॉसन, मध्य प्रदेश कैडर से डीजी ऑफ सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। नेक्स्ट, हरिनी लोगन क्राउन स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन। ओके, अब स्पेल बी चैंपियनशिप हुई थी, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 का, जिसमें विक्रम राजू एक 12 साल के लड़के को डिफीट करते हुए ये खिताब हरिनी लोगन ने जीता है। हरिनी लोगन 14 इयर्स की है, इंडियन अमेरिकन है, 8th ग्रेडर, टेक्सास, ओके, टेक्सास से बिलोंग करती है, जिन्होंने 21 वर्ड्स करेक्टली स्पेल किए हैं आउट ऑफ 26, ओके, 26 में से 21 वर्ड्स करेक्टली स्पेल किए हैं, और इन्होंने पिछला रिकॉर्ड जो विक्रम राजू का था इसको बीट किया है। विक्रम राजू 12 इयर्स के थे फ्रॉम देनवे एंड ही स्पेल्ड 15 वर्ड्स आउट ऑफ 19, ठीक है। नाउ just need to remember किसको इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, who has won this award and how many words are correctly spelled or from where does she belong, right? Texas, Harini Logan, 14 years, 21 out of 26 words spelled. One more fact, कितना अवार्ड इन्होंने जीता? $50,000 कैश प्राइज, okay, and a trophy from Merriam-Webster and Encyclopedia Britannica। एक ट्रॉफी जीती है एंड कैश प्राइज इन्होंने $50,000, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर रश्मि साहू विंस टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। सो अवार्ड से लेकर ये न्यूज है। रश्मि साहू डायरेक्टर है रुचि फूड लाइन की। रुचि फूड लाइन एक नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 स्पाइस कंपनी है ओडिशा की, ठीक है। ओडिशा की स्पाइस कंपनी फूड ब्रांड, जिसकी डायरेक्टर रश्मि साहू, रुचि फूड लाइन कंपनी का नाम है, और इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? टाइम्स बिजनेस अवार्ड, ठीक है। सो बेसिकली इनको अवार्ड दिया गया है फेमस बॉलीवुड एक्टर एंड सोशल एक्टिविस्ट सोनू सूद के द्वारा, ओके। और ये अवार्ड दिया गया है लीडिंग रेडी टू ईट ब्रांड ऑफ ईस्टर्न इंडिया इस कैटेगरी में। नेवी कमीशन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन ईगल आउल। सो बेसिकली यहाँ पर MK3 हेलीकॉप्टर लाइट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर कमीशन किया गया है इनटू इंडियन नेवी, ओके, एंड दिस बेसिकली INAS 325 स्क्वाड्रन जो है इसे कमीशन किया गया है बाय लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, द कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, एंड सेरेमनी हेल्ड इन उत्कर्ष नेवल एयर स्टेशन इन पोर्ट ब्लेयर। वेन्यू याद रखना है, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में इसे कमीशन किया गया है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, इसका नाम क्या है? MK3 स्क्वाड्रन ईगल आउल, ओके। सो नेम एंड वेन्यू इज इंपॉर्टेंट एंड हु हैज कमीशन दिस? लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। नेक्स्ट, ऑबिचुअरी है संतूर मैस्ट्रो पंडित भजन सापोरी, हाल ही में इनका निधन हुआ। सो संतूर प्लेयर है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है संतूर मैस्ट्रो, ओके, मैस्ट्रो। भजन सापोरी, जिनको सेंट ऑफ संतूर या किंग ऑफ स्ट्रिंग्स कहा जाता था, इनका हाल ही में निधन हुआ था गुरुग्राम में, ठीक है। तो ये गुरुग्राम में इनकी डेथ हुई, लेकिन ये बिलोंग करते थे श्रीनगर से, तो याद रखेंगे, ओके, फ्रॉम वेयर डिड ही बिलोंग। ऑल्सो बर्थ प्लेस इनकी पूछी जा सकती है, इनका प्रोफेशन पूछा जा सकता है, तो म्यूजिक प्लेयर या तो संतूर मैस्ट्रो के लिए ये जाने जाते थे। इन्होंने अपने करियर में पद्मश्री जीता है, 2004 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी जीता है, 1992 में जम्मू एंड कश्मीर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्होंने जीता है, ठीक है।
तेलंगाना डे और तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को मनाया गया। डे से सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है, 2 जून को कौन सा स्टेट अपना फॉर्मेशन डे मनाता है, तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना ऑफिशियली फॉर्म हुआ था आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर 2 जून 2014 में। ठीक है, सो याद रखना हमें के चंद्रशेखर राव जो है चीफ मिनिस्टर, पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं तेलंगाना के, एंड तेलंगाना ये 28वां स्टेट है इंडिया का। ठीक है, और अभी फिलहाल 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना जो है इस दिन को, सेकेंड डे को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम अ स्कीम और एन इनिशिएटिव बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब इस स्कीम को पहले समझते हैं, देन कमिंग टू इट्स बेनिफिट। तो हाल ही में स्कीम के बेनिफिट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 4000 मंथली स्टाइपेंड दिया जा रहा है कोविड ऑर्फन्स को। पीएम केयर्स है, ओके, सो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस के लिए पीएम केयर लॉन्च किया गया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 29 मई 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये जो स्कीम है, दिस इज टू सपोर्ट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19। ओके, कोविड के वजह से जिन बच्चों के पेरेंट्स का या तो उनके लीगल गार्डियन का या तो उनके अडॉप्टिव या पेरेंट्स का या सर्वाइविंग पेरेंट्स का निधन हुआ, तो उन बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर, फिनेंशियल असिस्टेंस, स्कॉलरशिप, उनके एजुकेशन का ध्यान रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको घर दिलाने के लिए, हर चीज का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ये हम देखते हैं। सो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है ऑन अटेनिंग 23 ईयर्स ऑफ एज। उन बच्चों की 23 साल की उम्र होने के बाद उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस 10 लाख का दिया जाएगा। उनको सपोर्ट फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ओके, घर रहने के लिए, रिहैबिलिटेशन या तो एजुकेशन के लिए, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज, असिस्टेंस फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल्स में इनकी एनरोलमेंट, एडमिशन कराने के लिए असिस्टेंस, देन हायर एजुकेशन के लिए इनको लोन्स, हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का, and scholarship 20,000 for school going children. These are some of the initiatives जो मोदी जी ने in the month of June रिलीज किए थे। मोदी जी ने ये कहा कि जो बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हुई है कोविड के वजह से, इनको मंथली स्टाइपेंड दिया जा रहा है 4000 रुपीज का, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो अपने डेली नीड्स को मीट कर सके। ठीक है, 4000 रुपीज का डेली स्टाइपेंड है। देन मैंने जैसे आपको बताया हेल्थ केयर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए फ्री ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का दिया जा रहा है। देन इनका इमोशनल काउंसलिंग या इनकी जो साइकोलॉजिकल सिचुएशन है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए हेल्पलाइन है संवाद। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द हेल्पलाइन। एक बार वो 23 वर्ष के हो जाए तो उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो मैंने बात की, ओके, 10 लाख की दी जाएगी। एंड लगभग जो है टोटल 9042 एप्लीकेशन जो है यहाँ पे रिसीव हुए हैं 33 स्टेट से एंड 611 डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें से 4345 एप्लीकेशन अभी तक के अप्रूव भी किए गए हैं। तो आई गेस ये स्टाइपेंड यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड 20,000 का स्कॉलरशिप एंड हेल्थ जो इंश्योरेंस कवर है ये 5 लाख का है। ये फैक्ट्स यहाँ से आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी ये भी ध्यान में रखें। Red Bull Sergio Perez won Monaco F1 Grand Prix 2022. स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है गाइस। सर्जियो पेरेस, ओके, रेड बुल के ड्राइवर जिन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ओके, जो हुआ था सर्किट डी मोनाको, मोनाको यूरोप में हुआ था। ठीक है, सो वेन्यू याद रखेंगे, यूरोप में मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सो रेड बुल के सर्जियो पेरेस, ओके, मैक्सिकन। सो इस विन के साथ सर्जियो पेरेस पहले मैक्सिकन बन चुके हैं जिन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है एंड पहले नॉर्थ अमेरिकन भी बन चुके हैं ये जीत हासिल करने के लिए। सेकेंड प्लेस पर रहे फरारी के ड्राइवर कार्लोस सेंस, ओके, 18 पॉइंट्स के साथ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पे कौन है एंड सेकेंड पे कौन है, ओके। थर्ड पे भी है बेल्जियन डच ड्राइवर मैक्स एमिलियन वर्स्टापन। ठीक है,
US overtakes China as India's largest trading partner with $119.42 billion in fiscal 22। साल 2022 के लिए यूएस ने चाइना को ओवरटेक किया है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब कितने साल ओके चाइना जो है यहाँ पर इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। देखो 2020-21 तक के साल 2013-14 से लेकर 17-18 तक एंड फिर 2020-21 में भी जो है चाइना ही इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। जो हम ट्रेड करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा साल 2020-21 तक के चाइना ही टॉप ट्रेडिंग रहा है एंड इस बार जो है यूएस ने ओवरटेक किया है चाइना को। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये डेटा रिलीज किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा 21-22 के लिए। बायलेटरल ट्रेड यूएस का और इंडिया का 119.42 बिलियन डॉलर का है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स 76.11 बिलियन के हुए हैं। ओके, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि डेटा चेंज भी होता है एंड हाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डेटा है यहाँ पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्पोर्ट्स भी बड़े हैं 43.31 मिलियन डॉलर्स ओके, जो कि 20-21 के लिए 29 यूएस डॉलर्स ही रहे थे। अब 2021-22 के लिए इंडियाज टू वे कॉमर्स विद चाइना एग्रीगेटेड टू 115.42 बिलियन डॉलर्स एज कंपेयर टू 86.4 बिलियन डॉलर्स। अगेन स्टिल नॉट रिमेंबर दिस डेटा। अगर बात की जाए ओके सो ये चीज मैंने आपको बता दी और चाइना के पहले जो था यूएई इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। ठीक है, सो 2020-21 तक की चाइना, उसके पहले यूएई था और अब कौन है यूएस है। 2021-22 में यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड इसके बाद फोर्थ पे है सऊदी अरेबिया, फिफ्थ पे है इराक एंड सिक्स्थ पे है सिंगापुर। ठीक है, सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है एंड थर्ड पे है यूएई। इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं और यूएस के साथ हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है ये कितने का रहा है 119.42 billion US dollars. Okay, so that's all for today guys. If you enjoyed this session, please hit the like button and do not forget to share with all of your friends and see you there in the next session. Till then, thank you, bye bye, have a nice time.